चलो बच्चों, ग्रेविटेशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। ये लास्ट पार्ट है ग्रेविटेशन चैप्टर का। और इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो एक्सरसाइजेज है एनसीईआरटी का वो कंप्लीट करेंगे। और एक जो पिछले पार्ट 2 में जो बच गया था क्वेश्चन, इफ वी डग अ टनल थ्रू द अर्थ व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। पहले भी हमने बात किया था कि जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एयर के साथ या लिक्विड में भी या फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में, तो क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाने से अपथ्रस्ट फोर्स हायर होगा। तो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बैलेंस करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? अपवर्ड होता है। तो नेट जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है, जब सीट जो फैला हुआ सीट होता है, जो पेपर होता है, जो उसमें क्या होता है, हम लोग वो एयर का जो प्रेशर है, थ्रस्ट जो ऊपर है एयर प्रेशर से वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जबकि बॉल छोटा छोटा हो जाता है, इसका सरफेस एरिया घट जाता है, तो उस पर ये फोर्स कम लगता है। तो ये शीट ऑफ पेपर फॉल्स लोअर देन वन क्रम्पल इनटू बॉल बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर इज मच हायर देन दैट ऑफ क्रम्पल्ड balls. Thus, the upward force or buoyancy exerted by air on the sheet is much as compared to the one exerted on the ball, and the sheets fall slower. ये बहुत बार डिस्कशन में बातें मैंने पहले भी कहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ. व्हाट इज द वेट ऑफ इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट्स ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? जो 10 kg का होगा उसका क्या हो जाएगा? 10 kg, m इक्वल टू 10 kg, 10 kg इंटू 9.8 कीजिएगा तो अर्थ पे क्या हो जाएगा? वो 98 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल सा। और इसका 1/6 है एक्सेलरेशन वहाँ पे, कहाँ पे? मून पे। तो वो एक्सेलरेशन क्या है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, चलते हैं आगे आते हैं। ये जान लो कि वेट हमेशा वेट इक्वल टू m इंटू जी। ये जी अर्थ पे भी हो सकता है, मून पे हो सकता है, अलग अलग वेरी करेगा, बट मास कांस्टेंट रहेगा एवरीवेयर। है, मास कांस्टेंट है एवरीवेयर, केवल ये चेंज हो रहा है। तो ये पहले 9.8 था, मून पे इसका 1/6 रह जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, ओके, चलते हैं। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises, the total time it takes to return to the surface of the earth. ये सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपको 49 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और जानते हैं जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और अर्थ का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जी यहाँ निगेटिव हम लेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से यदि निकालेंगे तो देन वी विल फाइंड कि ये डिस्टेंस, इस ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला तो ऐसे है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। अब a यहाँ पे क्या है? माइनस g है, दैट इज माइनस 9.8 है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन उसको रोक रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। दूसरा है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जितना देर में, जनरली जितना देर में ऊपर जाता है, फिर वो जीरो वेलोसिटी हो गया, सेम एक्सेलरेशन रहा। ध्यान देने की बात है, एक्सेलरेशन जाने और आने में मैग्नीट्यूड एक ही है, डायरेक्शन अलग अलग है बस। जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। तो वहां से जीरो से वो फिर चलना शुरू करता है। तो टोटल टाइम यदि आप लेते हो जाने में कैलकुलेट किससे करेंगे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यू v जो है वो 0 हो जा रहा है, u 49 है, तो जाने का टाइम क्या? 5 सेकेंड में वो हाईएस्ट
पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो आने जाने का टाइम 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टोटल डिस्टेंस 19.6 है, फॉर्मूला ये लगेगा। अब यहाँ पे g जो है वो पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, इसीलिए ये पॉजिटिव। ठीक है, आ गया। A stone is thrown vertically upward with initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g देखो यहाँ अब दिया हुआ है, जब तक g दिया ना रहे तो हम लोग क्या मानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस ब्रह्मा की लकीर जिसे बोलते हैं मान। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो क्या होगा, अगेन जब ये क्या है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए एक्सीलरेशन यहाँ निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमको हाइट मिल गया, मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। सिंपल सा फॉर्मूला पे लगाएंगे, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 80 मीटर गया, 80 मीटर 80 मीटर लौटा, 160 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जब नीचे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि कोई जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम ही रह गया। ठीक है, इसको पहले भी पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये है। ठीक है, यहाँ पे पावर, ये पावर जो है 24 ठीक से नहीं आया, यहाँ पे पावर जो है वो ठीक से नहीं आया। तो सन का पावर, सन का मास ये है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है दोस्त, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। दो ऑब्जेक्ट है, एक सन है एक अर्थ है, तो सन का मास ये, अर्थ का मास ये, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। जी कांस्टेंट हमेशा रहेगा, पूरे यूनिवर्स में जी इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि धरती पे कुछ और होगा, आसमान में कोई, मून पे कुछ और हो जाएगा, सन पे कुछ और हो जाएगा। तो फाइनली यू विल फाइंड दैट फोर्स इतना आएगा। अब सोचोगे इतना फोर्स है तो अर्थ को क्यों नहीं खींच ले रहा है सन, अगेन द सेम फॉर्मूला, ये डिस्टेंस ऑप्टिमम डिस्टेंस पे विथ ऑप्टिमम स्पीड है, इस स्पीड में ये भी चाहता हमेशा उसके तरफ अट्रैक्ट होता, ये एक तरह से फॉल ही है, बट इतना स्पीड में है कि वो अपने जो सर्कुलर पाथ है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. At the same time, another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meters per second. Calculate when and where the two stone will meet. एक क्या हो रहा है, एक यहाँ से चल रहा है नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मान लो ये कितना है डिस्टेंस, ये बोल रहा है 100 मीटर, और आप इसको ऊपर की तरफ फेंके, उसको दोनों मान लो इस जगह पे आके मिलता है, ये है मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से इधर से भी आ रहा है और इधर से भी इस जगह पे मिल रहा है। ठीक है, और ये मिल रहा है फेंकने के, दोनों एक ही साथ ऊपर से नीचे फेंका और ये नीचे से ऊपर फेंका। तो मान लो कि टी सेकंड के बाद फेंकने, उसको ऊपर से गिरने और इसके नीचे से फेंकने के, देखो यहाँ क्या है, सपोज बोथ मीट एट ए डिस्टेंस x आफ्टर t, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है x मीटर पे और आफ्टर t सेकंड में। तो कैसे करेंगे, चलते हैं। फर्स्ट स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन, कौन स्टोन, जो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है विद अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, पहला स्टोन को
फॉल फ्रॉम द फॉल है, ध्यान रखना फॉल है, कोई फेंक नहीं रहा है, इट इज फॉलिंग, ये फ्री फॉल है, तो फर्स्ट स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब 30 सेकेंड बाद वो कितना चलेगा, तो ये मान लो ये वाला डिस्टेंस x है, x, ठीक है, x, तो 30 सेकेंड में वो x डिस्टेंस तय करता है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है 0 है, तो टोटल जो x है, x जो होगा वो हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। अब नीचे से जो चाह रहा है ये x है, तो नीचे वाला इतना पॉइंट कितना होगा, 100 माइनस एक्स होगा ना, ये ऊपर वाला x है, यहाँ जहाँ पे मिल रहा है ऊपर से x से मिल रहा है, तो नीचे से वो डिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस एक्स, तो फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस एक्स, यानी कि ये वो t है 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंक रहा है, तो 25 माइनस टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब 100 माइनस एक्स का वैल्यू पहले से हमको मिल गया 4.9 टी स्क्वायर, तो 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये फाइनली आएगा, तो देखो कि ये दोनों हट जाएगा, तो 25 टी इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो होगा क्या कि ऊपर से 0 से फेंकेंगे और इधर से 25 से फेंकेंगे, तो 4 सेकेंड के बाद दोनों मिल जाता है, ठीक है। तो उस समय डिस्टेंस क्या होगा, देखो एक चीज ध्यान देने की बात है, इसमें हमने 9 यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, जब ऊपर से फेंकेंगे नीचे की तरफ तो पॉजिटिव लिए हैं, ध्यान दो, ठीक है, और जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हम निगेटिव लिए हैं, यहाँ ध्यान दो, इस जगह देखो यहाँ निगेटिव है, ठीक है। तो फाइनली इसका जो फॉर्म आएगा, इसको नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्मूला पे आप डालोगे तो ये आ जाएगा कि x इक्वल टू 78.4, यानी कि ऊपर से वो 78.4 मीटर डिस्टेंस चला आ गया रहेगा और नीचे से 21.6 मीटर पे जाके दोनों मिल जाएगा। अब आगे आते हैं, ए बॉल थ्रोन up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find the velocity with which it was thrown up, the maximum height it reaches and the position after 4 seconds. देखो जब वो फेंका और 6 सेकंड बाद आ गया, यानी कि 3 सेकंड में वो अपना मैक्सिमम हाइट गेन कर ले रहा है और 3 सेकंड लौटने में लगा, और इनिशियल, ठीक है। अब क्या है टोटल रिटर्न, इसलिए टोटल रिटर्न टाइम इज 6 सेकंड, तो हेंस वन वे टाइम इज 3 सेकंड होगा, तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या कि एक्सेलरेशन हमें पता है 9.8, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी इतना आ गया, क्योंकि हमको टी और एक्सेलरेशन पता है, सिंपल सा फॉर्मूला पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी पे ए यहाँ पे माइनस जी है। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट इससे निकल जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी आप उन्होंने कहा था पहला निकल गया, हाइट कैसे निकालेंगे, फिर ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी जी माइनस है, ध्यान दो, ठीक है, हाइट निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस 2 ए एस होता है, और ए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, 9.8 के ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये 44.1 मीटर हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 29.6 है, ए हमें पता है, तो ए एस हमें निकालना है जो कि यहाँ हाइट है। आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड का मतलब कि मैक्सिमम 3 सेकेंड में पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पे, और चौथे सेकेंड यानी कि 4 सेकेंड में वहां से 1 सेकेंड में वो कितना आएगा, तो अब क्या हो गया, व्हेन स्टार्ट वो फॉलिंग स्टार्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, 3 सेकेंड जब पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा, ध्यान दो, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो गया, अब रिटर्न जर्नी में वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और जमीन पे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u इक्वल टू 0, g क्या है इसमें 9.8, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, और टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू एस इक्वल टू हाइट मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ वो हो जाएगा 4.9 मीटर, टोटल हाइट यहाँ से निकल गया है 29
टोटल हाइट कितना निकला है 44.1 मीटर, तो उसमें से हम 4.9 हटा देंगे। 1 सेकंड में वो 4.9 मीटर आ चुका रहेगा। तो स्टिल वो 2 सेकंड का ट्रेवल करना है, उस समय वो 39.92 मीटर हाइट पे होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बात समझ गए? जब वो सब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब वहां से वो रिटर्न करना शुरू किया, तो जब रिटर्न करना शुरू किया तो वो 0 उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अब 1 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तक यहाँ पे क्या करें, अगेन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए इजकल टू, क्योंकि फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव है 9.8। तो फाइनली 1 सेकंड में 4.9 मीटर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है, वो 44.1 है। तो 4.9 नीचे आया तो स्टिल वो ग्राउंड से कितना ऊपर हो गया, 39.2। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द buoyant force on an object emerge in a liquid act? Buoyant force acts in the direction opposite to the direction which weight of the object act. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि ये क्या होता है, ग्रेविटेशन के चलते नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है, ठीक इसके अपोजिट होगा, ये वर्टिकली अपवर्ड होगा। Why does a block of plastic release under water comes up to the surface of water? The buoyant force acting on the block of plastic is more than its weight. As a result of this, it comes up when released underwater. The cause of this large buoyant force on the block of plastic is due to density being smaller than that of water. क्या है, प्लास्टिक का जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। ठीक है, तो डेंसिटी कम है तो इसके फोर्स, वाटर का जो फोर्स होगा अपवर्ड फोर्स, वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करके आगे बढ़ जाएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू जाओगे तो ये है कि वो जो प्लास्टिक का जो ब्लॉक है वो जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है उसका मास इसके मास से ज़्यादा है, तो ये अपवर्ड फोर्स से लगाएगा, क्योंकि वो जितना पानी हटा दे रहा है वो पानी ज़्यादा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, तो वो उसको फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा लगा देगा। ठीक है, the volume of 50 gram of substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? और क्या है, वॉल्यूम है 50 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे इसका डेंसिटी निकालो। ध्यान देना है कि डेंसिटी हमें दोनों का, नीचे वाले वाटर का डेंसिटी दिया है तो पहले उसका डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो वो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और वाटर का कितना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सब्सटेंस है उसका डेंसिटी ज़्यादा है तो नेचुरल वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में कुछ भी नहीं दिया है, सरफेस और एरिया की बात नहीं हो रही है, तो नॉर्मल कोर्स में ये थंब रूल मान लो कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यदि सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी और लिक्विड की कम होगी तो वो डूब जाएगा, और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी और सब्सटेंस की कम होगी तो फ्लोट करता रहेगा। सिंपल सा। हाँ, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? अब क्या है, डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट निकालेंगे हम पहले, तो क्या है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सील्ड पैकेट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द पैकेट विल सिंक। ठीक है, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यहाँ पे लागू करो जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे। क्यों कि जितना डेंस इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, वाटर का मास कितना हो जाएगा जो डिस्प्लेस करेगा, वो 350 ग्राम, लेकिन इसका वजन कितना है 500 ग्राम, तो ये डूब जाएगा। जो जितना डिस्प्लेस करता है वाटर
वो यदि उसका वेट उससे ज्यादा है जितना कि वो सब्सटेंस है तो वो फ्लोट करेगा। यहाँ पे अब देख लो क्या होता है, डिस्प्लेस वाटर का वेट क्या है, कम जा रहा है। तो नेचुरल है क्योंकि डेंसिटी इसका सब्सटेंस से कम है, सिल्क पैकेट से डेंसिटी वाटर का कम है। और लास्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ कि धरती में छेद कर दो आर पार तो क्या होगा। बाहर से तुमको फेंक दिया जा रहा है तो क्या होगा, फेंक क्या दिया जा रहा है, फेंका भी नहीं जा रहा है, तुमको धीरे से खिसका दी जा रही, कोई विदाउट फोर्स, फ्री फॉल, विदाउट फ्री फॉल, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा जीरो है तो अभी धम से गिरोगे नीचे, पता नहीं आदमी अभी तो 2 से 3 तल्ले में आदमी की जान निकल जाती है। तो किधर की तरफ जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ में नहीं जा पाते हो क्योंकि अर्थ सॉलिड है। सेंटर रहेगा तो यदि उसमें छेद रहेगी तो तुम वो छेद को पार करते हुए अर्थ के सेंटर की तरफ चले जाओगे। ठीक है, तो जनरली इसमें कुछ मान के चलते हैं कि हम उस छेद करना मुश्किल है, छेद करना पॉसिबल नहीं है आर पार, लेकिन छेद ऐसा कुछ हुआ कि हम उसको छेद होल कर दिए, आर पार हमने होल कर दी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, चलो यहाँ देखते हैं। ये देखो मान लिया कि तुम्हें छेद कर दी गई और तुम यहाँ से ड्रॉप करने लगे, ड्रॉप करते करते यहाँ बी पे आए, बी मान लीजिए सेंटर है, तुम ए पे आए, ए पे क्या होगा, देखो जो G इक्वल टू एम, जी जी गलत हो गया, एफ इक्वल, एफ जो है एफ इक्वल टू जी एम एम आर स्क्वायर, ये जो एम है वो मास ऑफ द अर्थ है और आर क्या है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब देखो जब वो यहाँ से चला, अर्थ के ऊपर से चला और ए पे आया, ए मान लिया कि यहाँ है, ए पॉइंट ए, तो क्या होगा, नेचुरल है उस समय केवल नीचे वाला जो येलो येलो है, येलो वाले का ही मास कैलकुलेट होगा, क्योंकि ऊपर का मास अलग हो गया, ऊपर का मास इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये वाला मास से अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसका रेडियस भी घट गया, मास जो एम है, जो कैपिटल एम है दैट इज डिक्रीजिंग, बट द आर जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है और आर स्क्वायर में डिक्रीज करता है। तो एक्स फोर्स हमेशा लगता रहेगा जब तक कि एकदम सेंटर पे नहीं आ जाता है, सेंटर पे आने पे क्या हो जाएगा, मास जो है अर्थ का मास उस पॉइंट पे जो है वो जीरो हो जाएगा, बट क्या होगा कि वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है हमेशा, यहाँ से तुम एकदम जस्ट कोई किसी ने तुम्हें धक्का दे दिया, तुम अंदर चले गए, तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, बट एक्सेलरेशन एक्सेलरेट होते 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 जब तुम सेंटर पे पहुंचते हो तो तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम होती है और बड़ी तेजी से पहुंचते हो, और उस समय तुम्हारा स्पीड होता है 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में पहुंचते हो। तो वहां पे उस सेंटर पे मास जीरो, मास और फोर्स जीरो हो लग रहा है, बट उस तुम वेलोसिटी के चलते तुम उस सेंटर को क्रॉस कर जाते हो। अब अगेन वो तुम इधर की तरफ बढ़ना शुरू की इस डायरेक्शन में, तो देखते हो कि धीरे 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 जो अर्थ का इफेक्टिव मास बढ़ने लगा, रेडियस घटने लगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव क्या होता है हमेशा, इस समय जब जब इस तरफ आ रहे हो इस समय एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा, इधर आ रहे थे तो पॉजिटिव था। ठीक है, तो तुम्हारा स्पीड घटने लगेगा, घटते 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 क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आओगे अगेन तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये बात है, कोई तुम्हें वहां पे खींच लिया, पकड़ लिया घर से जल्दी से, तो तुम उसको पार कर गए, और पार करने के लिए तुम्हें क्या लगा, तुम देखोगे तुम्हारे पे एक भी फोर्स जो है बाहरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इसी को कहते हैं ग्रेविटी ट्रेन। ऐसा कहा गया है कि 2.1
यदि यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ रेड लाइन में पहला पिक्चर में खींच रहा हूँ, 2 स्टेशन हो बना दिया जाए यहाँ से यहाँ, और इसको टनल कर दिया जाए और ट्रेन विदाउट इंजन छोड़ दिया जाए, तो क्या है, ये यहाँ सेंटर तक आएगा विथ स्पीड गेन करेगा और मैक्सिमम स्पीड सेंटर तक आएगा, क्योंकि अर्थ में क्या है, कोई भी पॉइंट दूसरा पॉइंट उससे नीचे है, गोला पे कहीं भी खड़े हो उसका पॉइंट नीचे ही होगा, समझ गए। तो अर्थ के किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो तुमको पुल करेगा अप टू द सेंटर के यहाँ तक, और फिर ये धीरे 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 नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हारा लगेगा, यहाँ तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो ये ग्रेविटी ट्रेन जो है, वो ट्रेन में विदाउट इंजन तुम दूसरे एंड पे पहुंच सकते हो, और वो भी कितने समय में, इट विल टेक 42 मिनट्स। अर्थ के में यदि छेद कर दो तो कहीं से कहीं जाने में दूसरे एंड पे मैक्सिमम जो टाइम लगेगा वो 42 मिनट्स लगेगा। तो ये पॉसिबल है, यदि हम छेद कर दिए तो कहीं से कहीं हम यहाँ से अमेरिका और इंडिया के बीच में छेद कियो करोगे तो अमेरिका तुम 42 मिनट्स में पहुंच जाओगे, और वो भी विदाउट इंजन लगाए, कोई भी फ्यूल खर्च नहीं होगा। यदि ऐसी ट्रेन बनी, ग्रेविटी ट्रेन जिसको बोलते हैं ग्रेविटी ट्रेन, वो बनी तो उस जगह पे तुम 42 मिनट में पॉसिबल है। जरूर है कि ये छेद करना और पहुंचाना मुश्किल है, थियोरेटिकल है, बट ये एक साइड से दूसरे साइड तक हम 42 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। हो सकता है कुछ 100 सैकड़ों साल या कुछ सालों बाद छेद करने का कोई तरीका निकल जाए तो ग्रेविटी ट्रेन पॉसिबल हो सकता है। तो इसी के साथ हम लोग ग्रेविटेशन पोर्शन ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि तुम लोगों ने अच्छा इस पे सीखा समझा। कमेंट्स देते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो भैया मेरा चैनल, तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अपना कमेंट दो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये पूरी तरीके से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कर रहा हूँ, अपना थोड़ा टाइम निकालता हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आपको भी मैं जो बनाता हूँ नोट उससे आप लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू।